सुबह एक उपहार की भांति है, इसे प्रसन्नता से स्वीकार करें। सूर्य की पहली किरण से अपने जीवन में ऊर्जा का विस्तार करें। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। हर दिन हर क्षण किए गया छोटा सा प्रयास एक दिन बड़ा परिणाम लाता है। इसीलिए हर क्षण में समय की महानता को पहचानें और समय के साथ आगे कैसे बढ़ना है इसे जानें। आइए जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, और ये जानने के लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, सोमवार, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। कहते हैं हमें सदा ही सकारात्मक लोगों की संगत में रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें जीवन में प्रेरित भी करते हैं और हमारा साथ भी देते हैं। और अगर ऐसे देखा जाए तो हमारे विचार सदैव ही हमारे साथ रहते हैं। इसलिए अपने विचारों से ही मित्रता कर ली जाए और उन्हें सशक्त बनाया जाए, सकारात्मक बनाया जाए। एतत् कार्यममराः संश्रुतं मे धृतिः शमः सत्यधर्मानुवृत्तिः ग्रन्थिं विनीय हृदयस्य सर्वं प्रिया प्रिये चात्समं नयिता। मनुष्य का कर्तव्य है रचना करना, इंद्रियों और मन को वश में करना, सत्य एवं धर्म का पालन करना तथा सभी पूर्वाग्रहों को त्याग कर हर किसी के साथ समान व्यवहार करना, चाहे कोई उसे पसंद करे या न करे। Man's duty is to create, control the senses and mind, follow truth and religion, and give up all prejudices and treat everyone equally, whether anyone likes him or not. हमारा प्राचीन ग्रंथ रामायण, जिससे हमें जीवन जीने की शिक्षा मिलती है, कई तरह के मूल्य उसमें निहित हैं जिनको अपने जीवन में हम धारण कर सकते हैं और जीवन की कठिन परिस्थितियों में किस तरह से हमें उनका सामना करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ये प्रेरणा भी हमें इससे मिलती है। रामायण में राम सेतु का वर्णन भी बताया गया है, जिसे भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए बनाया था। क्या है इसकी विशेषता, आइए देखते हैं। इसी पर आधारित हमारे सहयोगी जैनेन्द्र सिंह की ये विशेष रिपोर्ट। सीता को खोजने जो पहुंचे लंका में हनुमान, ज्ञान गुण सागर जय कपीस को नहीं था यह अनुमान। वैभवशाली रतन जड़ित था लंका जगमग करता, इस स्वर्ण नगर पर लगा हुआ था राक्षसों का पहरा। सांझ पहर जब सूरज डूबा, अंधियारे ने जब जाल बिछाया, हनुमान जब छुप छुप निकले छोटी करके अपनी काया। लंका की गलियों में दौड़े सीता जी का जब पता लगाया। ये तो बात थी राम भक्त हनुमान जी की, जिन्होंने जामवंत के द्वारा अपनी शक्तियों को याद कर इस विशाल सागर को पार कर माता सीता का पता लगाया। परंतु श्री राम और लक्ष्मण ने विशाल वानर सेना के साथ सागर को कैसे पार किया होगा, इसका उत्तर मिलता है श्री राम का बनाया गया राम सेतु। श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए धनुष कोड़ी से श्रीलंका तक समुद्र पर जिस पुल का निर्माण कराया, उसका नाम नल सेतु रखा था। स्कंद पुराण में सेतु महापर्व है। उस सेतु महापर्व में भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं, दक्षिणाम्बुनिधौ पुण्ये राम सेतौ विमुक्ति
देव धनुष्कोटि ख्यातम तीर्थमस्ति विमुक्तिदम। धनुष्कोटि नामक जो सेतु है रामेश्वरम में, वह अत्यंत कल्याणकारी है। वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई की तो उन्होंने नल और नील से एक सेतु बनवाया था। दरअसल माना जाता है ये पुल नल और नील के निरीक्षण में 5 दिन के भीतर बनाया गया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस सेतु में ज्वालामुखी के प्यूमाइस स्टोन का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये डूबते नहीं हैं। इस सेतु का जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है। रामायण में इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सागर सुख सागर में वर्णन है कि श्री राम ने सेतु का नाम नल सेतु रखा। महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का जिक्र आया है। व्यास जी कहते हैं कि धनुष्कोटिर 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 इति ऋणात्। जो धनुष्कोटि है वह धनुष्कोटि निश्चित रूप से पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाला है। पुरुषार्थ चतुष्टय की उससे प्राप्ति होती है। जो रामेश्वर स्थित धनुष्कोटि है जिसका निर्माण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया था। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। धनुष्कोडी ही भारत श्रीलंका के बीच ऐसी जगह है जहां समुद्र की गहराई नहीं के बराबर है। इसका नाम धनुष्कोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना ने जो पुल बनाया था उसका आकार धनुष की जैसा है। इन सभी इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के तहत माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण हैं कि सेतु बनाने में उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों की मदद से समुद्र तट पर ले आए थे। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे, यानी पुल के निर्माण में सूत का इस्तेमाल कई तरह से किया जा रहा था। कालिदास ने रघुवंशम के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इस सर्ग में श्री राम का माता सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। स्कंद पुराण के 3, विष्णु पुराण के 4, अग्नि पुराण के 5वें से 11वें और ब्रह्म पुराण में भी श्री राम के सेतु का जिक्र किया गया है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कठिन समय में साहस हमारे लिए उस सेतु का कार्य करता है जो हमें सही दिशा में अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। आवश्यकता होती है उसको पहचानने की और आगे बढ़ते जाने की। स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जागरूकता आवश्यक है। गर्दन में दर्द की समस्या बेहद आम है, काफ़ी लोगों को प्रभावित करती है और कई बार इसका कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। गर्दन में दर्द हो तो अक्सर पेन किलर्स ले लिए जाते हैं, दर्द निवारक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। ऐसे में समस्या बढ़ सकती है। आइए समझ लेते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की अवस्था क्या है और कैसे इस समस्या से बचाव किया जा सकता है। गर्दन में दर्द की समस्या काफ़ी आम है और कई लोगों को परेशान करती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। यदि आप गर्दन के दर्द से प्रभावित हैं और आए दिन इससे परेशान रहते हैं तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का संकेत हो सकता है। रीढ़ हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। रीढ़ गर्दन से लेकर कमर तक होती है और कई भागों में विभाजित होती है। हमारा स्पाइन ज़्यादा जल्दी एज कर रहा है क्योंकि हम स्पाइन को ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हैं। आदमी या औरत 30 इयर्स तक ठीक होते हैं, 30-35, उसके बाद वो देखते हैं कि कब भी वो सो रहे हैं पिलो के साथ, उनको एक अनोखी किस्म की दर्द यहाँ पे शुरू होता है, नेक स्ट्रेन हो जाता है। दोज आर द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। बोन की क्वालिटी ख़राब हो रही है या ठीक ठाक नहीं है, इसके वजह से बोन अनयूजुअल ग्रोथ हो जाता है। ये जाके कोई नस के ऊपर दबाव हो सकती है, जिसकी वजह से कोई इस तरह के करंट जैसा पेन हाथ में आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं रेडिकुलोपैथी। इसको भी अगर आप टैकल नहीं करें तो ये बढ़ता जाएगा, तो जाके डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिक माइलोपैथी।
जिसके वजह से हाथ या पाँव में भी कमज़ोर हो सके। उम्र बढ़ने के साथ अधिकतर लोगों में स्पॉन्डिलोसिस की समस्या बढ़ जाती है। यदि ये समस्या गर्दन के भाग में हो तो इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। आमतौर पर गर्दन में दर्द होने पर व्यक्ति विशेषज्ञ से परामर्श लेना आवश्यक नहीं समझते, खुद ही दवा लेते हैं या फिर मालिश और सिकाई जैसे विकल्प अपनाए जाते हैं। ऐसा करना समस्या को बढ़ा सकता है। रीढ़ की हड्डी में उम्र संबंधी बदलाव हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं। कुछ कारण हैं जिनसे ये बदलाव तेजी से होते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने पर व्यक्ति को गर्दन में दर्द और उसके साथ कई अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जब आप बैठते हैं तो आपको एक मिलिट्री पोस्चर जैसे लगाना चाहिए, जैसे कि छाती आगे आए और पेट अंदर जाए। जब आप खड़े होते हैं तो आपको कॉन्शियसली ये पोस्चर इम्प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा है एडिक्वेट हाइड्रेशन। इसका मतलब है कम से कम आपको दिन में 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। 8 घंटे की स्लीप की ज़रूरत है और हमारा स्लीप जो बाहर की डे लाइट है उसके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। चौथा है कि फूड डाइटरी हैबिट्स। हमें डाइटरी हैबिट्स में हाई कैल्शियम मतलब अच्छी लीफी वेजिटेबल्स लेना बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियसली धूप में कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा हमें खड़े होना ज़रूरी है। अगर विटामिन डी लेवल कम है तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। छठवा है विटामिन B12 लेवल, ये भी ठीक रखना ज़रूरी है। सवेरे हमें कुछ प्राइवेट टाइम चाहिए जहाँ पे हम कुछ मेडिटेटिव प्रोसीजर्स कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ टाइप के योगिक एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। कई ऐसे कारक हैं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के खतरे को बढ़ाते हैं, जैसे अधिक वजन या मोटापा, शारीरिक सक्रियता में कमी, मानसिक बीमारियां, चिंता व अवसाद, काम संबंधी गतिविधियां जैसे अधिक वजन उठाना, लंबे समय तक गर्दन को किसी बिना आराम वाली अवस्था में रखना, गर्दन को एक ही गति में बार बार घुमाते रहना या हिलाते रहना, आनुवंशिक पूर्ववृत्ति, अधिक परिश्रम वाले खेल में भाग लेना, खड़े होने या बैठने के लिए गलत अवस्था या पोस्चर का उपयोग करना। इन सभी कारणों से रीढ़ को क्षति हो सकती है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की संभावना बढ़ जाती है। यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का शक या लक्षण है तो ऐसे में विशेषज्ञ से परामर्श लेना आवश्यक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है जिसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक का मतलब आइसो मतलब कांस्टेंट, मेट्रिक मतलब लेंथ। इसका मतलब लेंथ को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। फर्स्ट एक्सरसाइजेज आप हाथ को पीछे रख सकते हैं। पीछे रख के आप सर को पीछे की तरफ दबाइए ताकि आपके पीछे के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट में रहे और इसी कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में आपको 10 सेकेंड मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद आगे रखिए हाथ को और सर को आगे दबाइए जिसके वजह से ये आगे की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो। उसके बाद राइट साइड आप सर को दबाइए विदाउट मतलब सर को बेंड मत करिए, सर को सीधा ही रहने दीजिए और इसको ऐसे दबाइए जिसके वजह से इस तरफ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो और दोबारा इस सर को इस तरफ दबाइए ताकि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो। इसके बाद राइट साइड रोटेशन और लेफ़्ट साइड रोटेशन, ये भी 10-10 सेकंड के लिए मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज़ द एक्चुअल ट्रीटमेंट। इसको आप 15 मिनट सवेरे, दोपहर और शाम को करते रहेंगे अलॉन्ग विथ योर रेगुलर वॉकिंग एक्सरसाइजेस, तो ये बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। और आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब आपको दर्द हो तो कृपया ये एक्सरसाइजेस ना करें क्योंकि दर्द बढ़ जाएगा। आपको वेट करना पड़ेगा जब तक दर्द कम ना हो। यदि गर्दन में दर्द है जो बढ़ रहा है और आपको कार्य करने में परेशानी हो रही है तो इन लक्षणों को नज़रअंदाज न करें, इसका कारण जानकर सही इलाज करवाएं। जीवन शैली में बदलाव, शारीरिक सक्रियता और कुछ सावधानियां रखने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के खतरे को कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़। समय पर समस्या पर ध्यान न देना या लापरवाह हो जाना समस्या को बढ़ा सकता है और इससे बेहतर है कि समस्या उत्पन्न न हो उसके लिए पहले से तैयारी की जाए, अर्थात अपनी जीवन शैली स्वस्थ रखी जाए, शारीरिक सक्रियता बनाए रखी जाए और पोस्चर्स किस तरह के रखते हैं उस पर ध्यान दिया जाए तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या की संभावना को कम किया जा सकता है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। हम जल्द लौटते हैं।
आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस एक पॉलिसी। अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजकल की हमारी जीवन शैली में कुछ बदलाव आया है। कई घंटों तक बैठकर लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल फ़ोन पर हम लोग कार्य करते रहते हैं और ये भी एक कारण है जिससे गर्दन में दर्द की समस्या के मामले बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो गर्दन में दर्द से राहत और इससे बचाव में उपयोगी हो सकती हैं। आपके शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर एक ऐसा पार्ट ऑफ आवर बॉडी है जिससे हम समझते हैं कि ये तो बस गर्दन घुमाने का काम कर रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे स्पाइन या यूँ कहें कि हमारे शरीर और हमारे ब्रेन के बीच का जो कनेक्शन है वो होती है हमारी नेक, और इसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं हमारा ब्रेन स्वस्थ रहे। और हम अपनी गर्दन के साथ करते क्या है, हम पूरा दिन मोबाइल लेकर के ऐसे बैठे रहते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप पर ऐसे बैठे रहते हैं, सब्जी काट रहे हैं तो हम ऐसे ही हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो हम ऐसे ही हैं, तो फिर हमें सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन की अनेक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हमें लग रहा है सिर्फ गर्दन की समस्या है, धीरे धीरे ये हमारी खोपड़ी तक समस्याओं को ले जाने लगती है। हम थका हुआ महसूस करने लगते हैं, सर में दर्द रहने लगता है, नींद अच्छे से नहीं आती है, तनाव बहुत बढ़ जाता है। सब कुछ शुरू हो रहा है आपके गलत पोस्चर से। आप कैसे सो रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे अपना काम कर रहे हैं, ये सब निर्धारित करेगा कि सर्वाइकल, आपका नेक कैसा है। कुछ बहुत सरल सी प्रैक्टिसेस अगर आप करते हैं तो आप नेक से जुड़ी, सर्वाइकल से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको अलविदा, गुड बाय कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमको ये करना है कि हमें वज्रासन में बैठना है। इनको क्रॉस लेग पोजीशन में नहीं करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे, नहीं तो फिर आप जो है कुर्सी पर बैठ करके इसे करिए, ठीक है। पहले अभ्यास में अपनी पहली 2 उंगलियों को इस तरह से जोड़ लीजिए, और ये बहुत कारगर अभ्यास है। अगर आपके सारे अभ्यास 5 मिनट का अभ्यास भी नहीं, प्रतिदिन अगर रोज कर लेते हैं, आप देखेंगे आपकी गर्दन का दर्द छूमंतर हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपनी दाएं हाथ की दोनों उंगलियों को जोड़ लीजिए, चिन पर रखिए और इसको बैक रिलीज, आगे नहीं लाना, रिलीज, बैक रिलीज, बैक रिलीज 10 बार कर लीजिए। दूसरा अभ्यास में पीछे झुकाना, आगे ढीला छोड़ना, चिन लॉक नहीं लगा रहे हम, ढीला छोड़ना, पीछे ले जाना, ढीला छोड़ना, 10 बार कर लीजिए। तीसरे अभ्यास में साइड मिड, साइड मिड 10 बार कर लीजिए। चौथे अभ्यास में बेंड बैक, बेंड बैक 10 बार करना है।
5वें अभ्यास में गर्दन को डायगोनल लेकर के जाइए, डाउन अप डाउन अप। यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा, उस पर ध्यान टिकाइए। 10 बार करने के बाद दूसरी तरफ डायगोनल, डाउन अप डाउन अप, वापस ले आइए। अंतिम अभ्यास में सर्कुलर, जितना बड़ा चक्र और जितना धीमा चक्र बनाएंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। वापस आ जाइए। यहाँ पर खत्म नहीं करना अभ्यास। अब क्या करना है, आप राइट हैंड से नेक को फोल्ड किया और अपने लेफ्ट हैंड को आप टिका लीजिए 45 डिग्री पर। यहाँ पर रोक कर रखिए थोड़ी देर। थोड़ी देर रोकेंगे ना, आपको यहाँ पर स्ट्रेन पड़ना शुरू होगा, इफेक्ट महसूस होगा। वापस ले आइए। यहाँ हम हाथ को खींच नहीं रहे, हाथ से गर्दन को खींचना नहीं है, दूसरा हाथ को 45 डिग्री पर रखिए। वापस ले आइए। अब पीछे हाथ को ले जाना, दोनों कंधों को मिलाने की कोशिश, ब्रॉडन अप, कंधों को मिलाने की कोशिश, ब्रॉडन अप, कंधों को मिलाने की कोशिश, ब्रॉडन अप, और अंत में बस गर्दन को ऐसे ढीला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ढीला छोड़, वापस ले आइए। सरल से अभ्यास है, प्रतिदिन कर सकते हैं 10-10 बस। लेकिन जब भी मोबाइल यूज करें ऐसे नहीं, ऐसे यूज करें। कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं उसको आई लेवल पर रखिए, ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं आई लेवल पर रखिए। हमारा कार्यक्रम नियमित देखते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। नमस्ते। माता पिता, आचार्य और अतिथि, इन सबके प्रति भारतीय संस्कृति की विशेष दृष्टि से संपूर्ण संसार परिचित है और इनके लिए आधार है हमारे संस्कृत। कभी कभी इन वचनों को लिखने, सीखने, बोलने और इनके वास्तविक अर्थ को समझने में हम कुछ त्रुटियां कर देते हैं, लेकिन चिंता किस बात की, क्योंकि इन्हीं त्रुटियों को दूर करने के लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं संस्कृत पाठशाला प्रभाग। तो आइए चलते हैं संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ। नमामि संस्कृतानुरागी दर्शक वृंदम। संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायां समेषाम् अस्तु स्वागतम्। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः भवत्समक्षं पुनरपि उपस्थितः। संस्कृत पाठशाला में आपने यह जान लिया है कि भव और भवः इन दो शब्दों के अर्थ हैं परस्पर भिन्न। अर्थात भव का अर्थ है हो या हो, जबकि भवः का अर्थ है संसार या शिव। तो यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, विजयी भव जैसे प्रयोगों को इनके अर्थों के साथ स्पष्टता और शुद्धता के साथ व्यवहार करने की प्रवृत्ति से चूंकि अब आप हो चुके हैं परिचित, तो इसी क्रम में आज बात भव इस शब्द से जुड़ी कुछ प्रसिद्ध सूक्तियों की भी, जिनसे हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता स्वतः परिलक्षित हो जाया करती है। आप सभी ने कभी न कभी यह सुना ही होगा, जबकि मैं तो समझता हूं कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। इन लघु वाक्यों में त्वम इस संस्कृत शब्द का योग कर लेने पर आप ऐसे वाक्यांशों को संपूर्ण वाक्य के तौर पर समझ सकते हैं। और अब क्रम आता है इन वाक्यों के अर्थों को जानने का। यहाँ ही आवश्यकता होती है संस्कृत अनुराग के साथ साथ संस्कृत से संबंधित थोड़ी अधिक जानकारी होने की। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम में से कई इन वाक्यांशों को इनके मूल अर्थ से कुछ भिन्न रूप में समझा करते हैं, और इसके लिए कारण संभवतः कहीं असावधानी या शीघ्रता से लिखे जाने की प्रवृत्ति को ही हम नहीं ठहरा सकते। कई बार तो हम कुछ अधिक सामान्यीकरण की दुष्प्रवृत्ति से भी प्रभावित हो जाया करते हैं। आइए इसे हम इनके तथा कथित प्रचलित या जनसामान्य में स्वीकृत या स्वीकारित अशुद्ध अर्थों के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव को हम में से कई आचार्य देव होता है, माता देव या देवता होती है, पिता देव होता है और अतिथि देव होता है, ऐसा समझ लेते हैं। जबकि इन प्रयोगों के वास्तविक शुद्ध और सर्वथा स्वीकृत अर्थ कुछ इस प्रकार हैं। जिसके लिए आचार्य देव है वैसा हो या बनो, जिसके लिए माता देव या देवता है वैसा हो या बनो, जिसके लिए पिता देव है वैसा हो या बनो, और जिसके लिए अतिथि देव है वैसा हो या बनो। तो आपने सर्वथा शुद्ध अर्थों के साथ आचार्य देवो भव,
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव जैसे प्रयोगों को भली भांति जाना और समझा। अब आइए यह भी जान लीजिए कि अगर आचार्य देव होता है वैसा हो वो या बनो, माता देव या देवता होती है वैसा बनो, पिता देव होता है वैसा हो या बनो, अतिथि देव होता है वैसा हो या बनो। यदि ऐसा ही कहना हो तो हम संस्कृत में क्या लिख और बोल सकते हैं? देखिए, जब ऐसा कहना हो अर्थात आचार्य देव होता है वैसा हो या बनो, तो हम कहेंगे आचार्यः देवः तथा भव या आचार्यः देवः भवति तथा भव। ऐसे ही माता देव या देवता होती है वैसा बनो, यदि इसे संस्कृत में कहना हो तो हम कहेंगे माता देवः अथवा देवता तथा भव या माता देवः अथवा देवता भवति तथा भव। ऐसे ही पिता देव होता है वैसा हो या बनो को हम संस्कृत में कहेंगे पिता देवः तथा भव या पिता देवः भवति तथा भव। ऐसे ही अतिथि देव होता है वैसा हो या बनो, इसके लिए हम संस्कृत में कहेंगे अतिथि देवः तथा भव या अतिथि देवः भवति तथा भव। तो इस तरह आचार्य देवो भव या अतिथि देवो भव जैसे प्रयोगों में जो वास्तविक तथ्य है वह आप सभी ने समझा, पर इसके साथ ही साथ आपने आज यह भी जाना कि जो अर्थ इन प्रयोगों का हम साधारण रूप से समझते हैं उसके लिए शुद्ध संस्कृत प्रयोग क्या होगा। तर्हि संस्कृतानुरागी समूह संस्कृत देवो भव, इसी शुभाकांक्षा के साथ आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा में इतना ही। पुनर्मिलामः अग्रिम कक्षायां। संभव की सीमा को पहचानने का, उसे जानने का एकमात्र प्रभावशाली विकल्प है असंभव से आगे निकल जाना, क्योंकि कठिन समय में अपने साहस को बनाए रखना ही वास्तविक जीत होती है। इसलिए यदि आप किसी परेशानी में हैं, कठिनाई में हैं, तो साहस मत छोड़िए, और यदि कोई दूसरा कठिनाई में है तो उसे सलाह के साथ भी दीजिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ नहीं। सहयोगी बने और सभी के लिए उपयोगी बने। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।